तो स्वागत है दोस्तों आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। बहुत धीरे धीरे हम लोग बहुत दूर तक अभी कवर कर लिए हैं। एंड वैसे ही हम लोग मुगल एम्पायर में हम लोग आज शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है बाबर से। ठीक है, बहुत फेमस रूलर हैं, आप भी इनके नाम सुने होंगे। तो बाबर जो है वो फाउंड करते हैं मुगल एम्पायर इन 1526। वो तिमूर के डिसेंडेंट है, फादर के साइड से अगर देखें तो वो तिमूर से हैं। एंड मदर साइड से अगर वो देखें तो वो चेंगिस खान जो है उनके डिसेंडेंट हैं। ठीक है, तो उनका फैमिली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तिमूर का खून और चेंगिस खान का खून दोनों मिला हुआ है। तो ये भी इसीलिए ये मुगल रूल को फाउंड कर पाए। इब्राहिम लोदी को ये डिफीट किए थे इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। एंड देन ये एस्टेब्लिश किए थे मुगल डायनेस्टी, जो कि बहुत दिन तक रहा, लगभग ब्रिटिश रूल तक। एंड देन ब्रिटिश रूल के बाद इसमें अच्छे से प्रजा नहीं आ पाए। इसके द रूलर्स वर नॉट मोर पावरफुल रूलर्स नहीं थे, एम्बिशियस रूलर्स नहीं थे। सो देन फाइनली ये धीरे धीरे डिग्रेड हो गया मुगल एम्पायर। 1527 में ही डिफीटेड राणा सांगा ऑफ मेवाड़ एट खनवा, उन्होंने उसको हराया। 1528 में मेदिनी राय चांदेरी के उसको हराया। 1529 में फाइनली उसने मोहम्मद लोधी जो थे अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी, उनको वो आगरा में हराते हैं। एंड फाइनली 1530 में उनका डेथ हो जाता है आगरा में। हिज टॉम्ब इज एट काबुल। ठीक है, तो ये अडॉप्ट किए थे एक सिस्टम जिसको कहा जाता है तुगलुमा। तुगलुमा सिस्टम क्या है? ये मिलिट्री है एक साइड का। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर ये अपना मिलिट्री है। ये सेना को क्या किया जाता है? सेना को डिवाइड कर दिया जाता है। सेंट्रल टाइप में एक डिवाइड रहेगा एक सेना, एक राइट साइड में सेना रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा सेना। तो कोई भी अगर ये ओपोनेंट है मान लीजिए, ठीक है, ये ओपोनेंट है, ये सेना पूरा आकर के चारों तरफ से इसको घेर लेगा। फ्लैंकिंग कहा जाता है इसको, फ्लैंक कर देना, बहुत सारे जगह जगह से उसको डिवाइड करके सेना को पूरा घेर देना। यही घेराबंदी वाला काम यही स्टार्ट किए थे। एंड देन ही वाज आल्सो द फर्स्ट टू स्टार्ट द गन पाउडर, टू फर्स्ट यूज द गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया। तो पहली बार इन्होंने गन पाउडर और आर्टिलरी भी यूज किए हैं। अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुक ई बाबूरी में, ये जिसको ये तुर्की लैंग्वेज में लिखे हैं, इसमें बहुत एक्सीलेंट अकाउंट मिलता है कि इंडिया का प्लस उस टाइम के एम्पायर का सिस्टम किस तरह से था। इसको पर्शियन में भी ट्रांसलेट किया गया है, जिसको बाबर नामा कहा जाता है। ट्रांसलेटर है अब्दुल रहीम खाने खाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, कौन ट्रांसलेट किया है? एंड इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं मैडम बेब्रिज। इन्होंने दो पोएम्स को भी कंपाइल किया है, जैसे दीवान एंड मुबैया। दीवान जो है वो तुर्की में है एंड मुबैया को कंपाइल किए हैं पर्शियन में। ही ऑल्सो रोट रिसाली उसस और लेटर्स ऑफ बाबर। देन बाबर के बाद आते हैं उनके बेटे हुमायूं। ओके, बाबर के कौन आते हैं? हुमायूं। हुमायूं थ्रोन में आते हैं 1530 में। एंड देन जब ये आते हैं तब बहुत सारे उनके और भी भाई लड़ाई करते रहते हैं, कमरान, हिंदल, अस्करी, ये सब लड़ाई करते रहते हैं। प्लस अफगान्स जो रहते हैं उस टाइम पे वो भी चाहते हैं कि हुमायूं ना आए, वो भी कब्जा करना चाहते हैं हुमायूं। तो पावर के लिए सबको लड़ता है, बट फाइनली हुमायूं जीतते हैं। सिरसा के अगेंस्ट में वो दो बैटल लड़ते हैं, एक चौसा में एंड दूसरा कनौज में। बट फाइनली सिरसा उनको हरा देते हैं। इसके बारे में देखेंगे हम लोग जब सिरसा में आएंगे। ठीक है, सिरसा के हार के बाद ये फाइनली ईरान चले जाते हैं। एंड ईरान में 12 ईयर्स ऑफ लाइफ इन एग्जाइल वो वहां पे रहते हैं। 12 साल वो जंगल में कहीं घूमते रहते हैं, इधर उधर, वनवास का जीवन। ठीक है, बट सिरसा की डेथ के बाद हुमायूं फिर से आता है इंडिया में इन्वेट करने, इंडिया में लड़ाई करने, इंडिया को फिर से लूटने तो नहीं कर सकते बट इंडिया पे फिर से कब्जा करने। ठीक है, 1555 में। एंड वहां पे जो ब्रदर्स रहते हैं अफगान्स के, उनको सारों को हरा करके वो फिर से रूलर बन जाते हैं इंडिया के। फाइनली जब वो एक लाइब्रेरी के स्टेयर सीढ़ी से उतरते रहते हैं 1556 में, तो वो फिसल जाते हैं। एंड देन उनका डेथ हो जाता है, उनको बरी किया जाता है, उनको दिल्ली में बरी किया जाता है। ठीक है, तो ये दिन पन्हा ये उनका लाइब्रेरी है। उनकी बहन गुलबदन बेगम, उनके बारे में एक बायोग्राफी लिखे हैं जिनको कहा गया है हुमायूं नामा। ठीक है, बाबर नामा जिस प्रकार से था, इसको हुमायूं नामा, तो वो बायोग्राफी है। उन्होंने दीन पन्हा भी बनाया था दिल्ली में, जो उनका सेकंड कैपिटल था। चलिए, सिरसा आए थे। सिरसा कौन थे? सिरसा थे सन ऑफ हसन खान। तो हसन खान सासाराम के जागीरदार थे। तो एक जमीन दे दिया जाता था, ठीक है, जमीन को कि तुम लोग उस जमीन का जमींदार रहो। उसी प्रकार जागीरदार भी एक है, ठीक है, जागीरदार भी उसी प्रकार है। तो वो सासाराम के जागीरदार थे।
फाइनली इब्राहिम लोदी जो है उनका पिताजी का मीन्स हसन खान का जागीर जो है किसको दे देते हैं, उनके बेटे शेरशाह को दे देते हैं। 1527-28 में वो बाबर का सर्विस ज्वाइन करते हैं, बाबर के साथ बाबर के अंडर काम करते हैं। देन वो साउथ बिहार में एक डेप्यूटी गवर्नर के हिसाब से ज्वाइन करते हैं। फाइनली वो जलाल खान लोहानी जो कि बेटे रहते हैं बाहर खान लोहानी के, उनके अंदर में भी वो काम करते हैं। बट ये सारा काम किसके अंदर होता है, बाबर के अंडर बहुत सारे सब किंगडम रहते हैं, ठीक है। तो बाबर तो पूरा मुगल एम्पायर है, वो अकेले क्या शासन करेगा, उसके अंदर तो छोटे छोटे मिनिस्टर रहेंगे ना। तो वैसे ही एक मिनिस्टर रहते हैं जलाल खान लोहानी, ठीक है। उन्हीं के साथ ये काम करते हैं। कौन काम करता है, शेरशाह फिर गद्दी में बैठते हैं, जिनको उनको कहा जाता है हजारत इला। ही गेंड चुनार भी उनको मिल जाता है बाय मैरिंग लड मलिका। लड मलिका जो है वो है लड मलिका, वो विडो ऑफ गवर्नर ऑफ चुनार फोर्ट के जो गवर्नर रहते हैं उनके विधवा पत्नी लद मलिका से उनका शादी होता है। एंड देन ये चुनार पर भी कब्जा कर लेते हैं। 1539 में ये हुमायूं को हराते हैं, किसमें, हमने पढ़ा था बैटल ऑफ चौसा में। एंड उनको टाइटल दिया जाता है शेर शाह, ठीक है, शेर जैसा राजा। 1540 में फिर हुमायूं बैटल ऑफ कनौज, हाँ 1500, ये पहले है 1539 में जो होता है बैटल हुमायूं के साथ, उसमें ये हार जाते हैं। शेरशाह क्या होता है, हार जाते हैं, शेरशाह लूज। बट इन 1540 में जो बैटल ऑफ कनौज होता है तो उसमें शेरशाह जीत जाते हैं, हुमायूं हार जाते हैं। एंड हुमायूं फाइनली कहाँ चले जाते हैं, जंगल में, ठीक है, वनवास में चले जाते हैं हुमायूं। शेरशाह कब्जा कर लेते हैं पहले कनौज, ठीक है। राजा के हिसाब से शेरशाह और भी बहुत सारी जगहों पर अपना राज चलाते हैं, जैसे मालवा, रणथंभौर, रेजिन, राजपूताना, मरवार, चित्तौड़, कलिंजर। एंड फाइनली 1545 में उनका डेथ होता है। 1540 से अगर 1545 तक टाइम देखा जाए, टाइम बहुत कम है, ठीक है, 5 साल का काम है। बट यही 5 साल में उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, एक जगह को चलाने का, उसको गवर्न करने का, ये जो पॉलिसी रहता है बहुत अच्छा रहता है। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, बहुत सारे इंप्रूवमेंट के लिए पॉलिसीज निकालते हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनका जो ऋण रहता है बहुत इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ये आके एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, ठीक है। ये रुपया करके कॉइन ने नाम दिए रुपया, और इसको फिक्स किए थे, उनको ये इशू किए थे, ठीक है। रुपया तब चलने लगा मार्केट में। देन फिक्स्ड स्टैंडर्ड वेट, आज जो हम लोग देख रहे हैं कि 1 किलो 2 किलो ये सारे फिक्स्ड है ना, कि 1 किलो इतना है, 2 किलो इतना है। तो ये ही आकर के ये बहुत सारी चीजों को फिक्स किए थे, स्टैंडर्ड वेट्स, मेजर्स, ठीक है, किस तरह से मापना है उसको, ये सब चीज। कम्युनिकेशन भी देखा जाए तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि कलकत्ता से लेकर के पेशावर आज का दिन में हम अगर देखें तो पाकिस्तान में है, ठीक है। तो यहाँ का ये कम्युनिकेशन भी इंप्रूव करते हैं। कैंटोनमेंट सिस्टम भी बनाते हैं बहुत सारे जगह में अपना एम्पायर में, ताकि हर जगह पे क्या हो, सेना अच्छी तरह से वो रह पाए और वहां से वो लोग नजर रख पाए। ये ही इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोकल क्राइम्स, ठीक है। छोटे छोटे क्राइम है, लोकल क्राइम है, तो तुम लोग लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। वो पावर, ये आप देख सकते हैं, तो ये कुछ नहीं, ये डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है, ये डिवीजन ऑफ पावर है। वो पावर को डिवाइड कर देते हैं कि जो छोटा जगह में जो गांव में हुआ है वो गांव का सरपंच दिखेगा, गांव का मुखिया दिखेगा। मुकद्दम्स वर पनिश्ड फॉर फेलियर्स टू फाइंड कल्प्रिट्स, ठीक है। मुकद्दर्स जो है, सिकंदर का मुकद्दर, ठीक, कुछ ऐसे ही है ना। तो मुकद्दम्स वर पनिश्ड फॉर फेलियर टू फाइंड कल्प्रिट्स। लैंड वाज मेजर्ड एंड 1/3 ऑफ एवरेज वाज 1/3 ऑफ द एवरेज वाज फिक्स्ड एट लैंड टैक्स, ठीक है। तो ये सब नॉर्मली पहले से हम लोग पढ़े हैं कि लैंड टैक्स क्या है। अब पीजेंट्स, फार्मर्स को क्या दिया जाता था, पट्टा, कबूलियत, ठीक है, तो एग्रीमेंट, टाइटल, ये सब चीज दिया जाता था उनको, राइट्स एंड टैक्सेस का वो सब भी हट जाता था। जमींदारों को हटाया गया और टैक्सेस को डायरेक्टली कलेक्ट किया गया। तो जमींदार जो कि बीच में मिडिल मैन थे और ये बहुत सारे पैसा को इधर उधर हेराफेरी कर दे रहे थे, उस टाइम में इनको भी हटाया गया। ये आकर के पुराना किला भी बनाया दिल्ली में, प्लस उनके डेथ के बाद इनको सासाराम में उनको बरी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, शेरशाह अगर देखा जाए तो इस्लाम शाह आए, उसके बाद इस्लाम शाह के बाद मोहम्मद आदिल शाह आए, बट ये लोग अच्छा से नहीं चला पाए। फिर हुमायूं का कब्जा हुआ, अगर आपको याद है तो, ठीक है ना। हुमायूं कब कब्जा किए थे, 1555 में, ठीक है। देन 1 साल तक 56 तक ये चलाए, 1556 तक। देन उनका सीढ़ी से गिरने के बाद उनका डेथ हो जाता है। देन अकबर आते हैं। अकबर
बड़े बेटे रहते हैं हुमायूं के, एंड वो बैठते हैं। उनका नाम दिया रहता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। ठीक है, 14 ईयर्स रहता है उनका तब कलानौर पंजाब में, बट ये तब कहाँ चला पाएंगे, उनको उतना बुद्धि भी कहाँ होगा। ठीक है, तो इसीलिए उनको एक बैराम खां करके एक रिजेंट दिया जाता है। रेजेंट एक्चुअली वो इंसान है जिसके हाथ में पावर तो नहीं रहता, बट वो राजा के हाथों में, जब भी यंग एज में कोई राजा बनता है या फिर रानी बनती है, तो वो शासन को चलाने के लिए उसके पीछे एक आदमी को दिया जाता है। ठीक है, जो कि एक्चुअल में चलाता है, बट राजा राजा चेयर में गद्दी में बैठता है, एंड एक्चुअल में किंगडम को कौन चलाता है, रेजेंट। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है जिसमें फाइट होता है हेमू का। हेमू कौन है, हेमू है हिंदू जनरल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, एंड बैरम खां का, जो कि रीजेंट है अकबर के। बैरम खां से हेमू हार जाते हैं। ठीक है, हेमू वॉज डिफीटेड, कैप्चर्ड एंड स्लेन बाय बैरम खां। लास्ट में बैरम खां जीत जाते हैं, जीत करके हेमू को कैप्चर करके उसको मार देते हैं। और इसी से क्या होता है, मुगल अफगान जो कॉन्टेस्ट रहता है ये खत्म हो जाता है। अभी जो अफगान और मुगल का लड़ाई चलता रहता है वो बंद हो गया, एंड फाइनली क्या होता है, दिल्ली फेवर ऑफ मुगल्स बन जाता है, एंड अकबर फिर से ऑक्युपाई कर लेते हैं दिल्ली एंड आगरा को। अकबर 18 साल के होते हैं, एंड तब और बैरम खां को वो हटा देते हैं कि भाई तुम जाओ, अभी मैं तो, मेरा एज हो गया 1560 में, अब मेरा तो एज हो गया है, अब मैं चला लूंगा। बट फिर भी उस टाइम पे अकबर किसके अंडर इन्फ्लुएंस में रहते हैं, महम अंगा एंड अधम खान जुंता फ्रॉम 1560 टू 62। तो दो लेडीज रहते हैं, तो उसीलिए उसको कहा गया है पेटीकोट गवर्नमेंट। ठीक है, पेटीकोट मतलब रहता है साया। ठीक है, तो पेटीकोट लेडीज लोगों का वो ड्रेस है, तो इसीलिए उसको लेडीज लोग चला रहे थे उस टाइम पे, उनके इन्फ्लुएंस में रहते थे, इसीलिए उसको पेटीकोट गवर्नमेंट कहा गया है। ये बहुत सारी जगह में अपना किंगडम को इंक्रीज करते हैं। राजपूत किंगडम ऑफ मेवाड़ पुट अप अ फियर्स डिफेंस अंडर राणा उदय सिंह एंड हिज सन राणा प्रताप सिंह। तो ये भी चाहते थे कि हम अपना किंगडम को थोड़ा एक्सटेंड करें, बट राजपूत किंगडम जो थे, राजपूत जो थे वो एक्सटेंड नहीं करने दे रहे थे। एक अच्छा खासा डिफेंस मैकेनिज्म बना करके रखे थे राणा उदय सिंह एंड राणा प्रताप। ठीक है, बट अकबर ने ट्राई किया वो भी राजपूतास के साथ कि कैसे हासिल किया जाए, उन्होंने जीतने की कोशिश की, बहुत सारे ट्रीटीज भी लाए, प्लस उन्होंने मुगल सर्विस भी दिए बहुत अच्छा। राजपूत को अपने दरबार में बुलाए, उनके साथ अच्छा खाना पीना बैठना हर चीज, उनको अपना मिनिस्टर भी बनाया गया। एंड फाइनली हाराखा बाई जिनको हम जोधा के नाम से जानते हैं, जोधा अकबर। ठीक है ना, हाराखा भाई डॉटर ऑफ भरमाल और बिहारी माल जो कि कचवाहा राजपूत रूलर थे आमेर के, उनके साथ उनका शादी होता है 1562 में। ठीक है, अकबर, इससे क्या पता चलता है कि अकबर का सेकुलर पॉलिसी था, वो रिलीजियन को नहीं मानते थे, मुस्लिम होकर एक हिंदू से वो शादी करते हैं। ठीक है, तो बहुत लोग राजपूत किंग जो है वो सोचते थे कि मुगल एम्पायर का उस टाइम में बहुत ज्यादा नाम था, बहुत ज्यादा नाम था मुगल एम्पायर का। तो वो सोचते थे कि मुगल एम्पायर इतना बड़ा राजा आकर के एक छोटी सी राजपूत किंग के पास आकर के अपना बेटी को वो मांगता है, कितना बड़ा चीज है ये। ठीक है, अपने आप ही अंदर। तो इसीलिए बहुत राजपूत किंग मानते थे कि ये अकबर का बड़प्पन है कि ये हमारे जात के साथ ये शादी कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप सिंह तब भी राणा प्रताप सिंह जो है वो तब भी उनके अगेंस्ट में रहते हैं, एंड उनके बेटे अमर सिंह। ठीक है, तो ये दोनों तब भी उनके अगेंस्ट रहते हैं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है 1576 में, जो कि राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ एंड मुगल आर्मी लेड बाय मान सिंह ऑफ अमेर, इनके दोनों के बीच होता है। राणा प्रताप को हरा दिया जाता है, बट ही डिड नॉट सबमिट एंड कंटिन्यू टू स्ट्रगल। बट वो कहते हैं कि नहीं, मैं सबमिट नहीं करूंगा, और वो लड़ाई में वैसे वो जूझते रहते हैं। ठीक है, देन एक रिवॉल्ट होता है ऑर्थोडॉक्सी। देखिए क्या होता है ना, उस टाइम में ब्राह्मण्स रहते हैं हिंदुज्म में, तो उनका एक अलग ही सोच रहता है उस टाइम पे, ये मुस्लिम है, ये चीज करना चाहिए, वो चीज नहीं करना चाहिए, ये रूल ये नियम ऐसा है। तो अकबर सोचते हैं कि उनको कैसे खुश किया जाए। वो लोग अपने लड़ाई लगते हैं कि नहीं हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो वो एक अलग रिलीजन बनाते हैं, एक नया रिलीजन जिसको वो नाम देते हैं दीनी इलाही 1581 में। ठीक है, जिसका की वैल्यूज जो है जिनका
हिंदू, इस्लाम, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, सब सब जात को, सब जाति, सब रिलीजन को मिला करके वो एक रिलीजन बनाते हैं, दीनी इलाही। बट ये रिलीजन को कोई नहीं मानता है सिवाय बीरबल। बीरबल वो रिलीजन को फॉलो करता है एंड फाइनली ये रिलीजन जो है वो भी बंद हो जाता है। ठीक है, ये ओनली हिंदू रहते हैं। बीरबल एक ऐसा हिंदू रहते हैं जो कि ये रिलीजन को फॉलो करते हैं और कोई हिंदू इस रिलीजन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अकबर का अगर आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, हुमायूंस टॉम्ब, ये सब चीज बनाए हैं दिल्ली में। फतेहपुर सीकरी में जो कि आगरा के निकट है, वहां पे का मतलब ये सुनने का बात है कि अकबर का बहुत टाइम तक बेटा नहीं होता है, तो वो शौक से रहते हैं कि नहीं मेरा कोई लड़का लड़की कुछ नहीं हुआ। तो फिर फाइनली वो जाता है शेख सलीम चिश्ती के पास, वो एक सूफी सेंट है। ठीक है, वो आशीर्वाद देते हैं अकबर को कि तुम्हारा बेटा एक होगा। ठीक है, फाइनली उनका बेटा होता है जिनको वो नाम इसी शेख सलीम के नाम से वो देते हैं, सलीम अथवा सिखो बाबा देते हैं। ठीक है, फाइनली उनको जहांगीर का नाम से हम लोग जानते हैं आजकल, बट उनका एक्चुअल में नाम देखा जाए सलीम। तो सलीम चिश्ती जो कि ये बाबा है, इनके 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 इस काम के लिए अकबर अपना कोर्ट को भी शिफ्ट करते हैं फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर। वो फतेहपुर आए थे, फतेहपुर में उनको ये आशीर्वाद मिला था। ठीक है, तो इसीलिए वो फिर आगरा से फतेहपुर अपना प्लेस को, कैपिटल अपना कोर्ट को शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें अकबर के टाइम के, तो अकबर बहुत पेंट्स, आर्ट्स, कल्चर्स, ये सब चीजें में उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, तो उस टाइम की हम लोग को बहुत सारी चीजें अकबर के कोर्ट में हमको मिलेंगी। पहले तो चलिए देखते हैं नवरत्न के बारे में। नवरत्न वो रत्न नहीं है जो हम लोग सोचते हैं कि हाँ सोना चांदी कुछ रहेगा। 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर दिया गया है, बट ये ज्वेल्स जनरली इंसान है। कौन कौन है? बीरबल जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है, अबुल फजल स्कॉलर एंड स्टेट्समैन। स्टेट्समैन मतलब आप समझ सकते हैं कोई अच्छा खासा जाने मान जो ज्यादा पहचाना पॉलिटिशियंस टाइप का। ठीक है, फैजी है, फैजी है, प्लस फैजी कौन है? ब्रदर ऑफ अबुल फजल। अबुल फजल उनका भाई फैजी। तुदरमल जो कि है फाइनेंस मिनिस्टर। भगवंडस जो कि है मनसबदार। मान सिंह जो भी मनसबदार हैं। तानसेन जो कि म्यूजिशियन है, तानसेन के बारे में हम लोग सुने हैं, तानसेन का गाना। देन अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि एक स्टेट्समैन पॉलिटिशियन है। देन मुल्ला दो प्यासा। तो ये 9 ज्वेल्स हैं। तुलसीदास ने लिखा है था रामचरितमानस जो कि अकबर के पीरियड में था। अकबर की डेथ के बाद उनको सिकंदरा में उनको बरी किया गया था। अकबर को कहा जाता है कि ये रियल फाउंडर है मुगल एम्पायर के। ठीक है, और ये पहला ऐसे मुगल रूलर थे जो कि डाइवोर्स कर दिए थे। किससे? रिलीजन से पॉलिटिक्स को, दोनों को अलग मानते थे, रिलीजन को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करते थे। बीरबल को भी मार दिया गया था यूसुफजई ट्राइब के द्वारा। अबुल फजल को भी मार दिया गया बीर सिंह बुंदेला द्वारा। ठीक है, एंड अकबर ने मुगल इंडिया को एक नया लैंग्वेज दिया था जिसको कहा जाता है पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, तो यही था अकबर के बारे में। चलिए देखते हैं जहांगीर के बारे में। अकबर का बेटा जहांगीर फिर बैठते हैं गद्दी में। अकबर के डेथ के बाद वो गद्दी में बैठते हैं। ही इशूड 12 ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, 12 ऑर्डिनेंसेस, 12 नियम वो इशू करते हैं, और ये बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रखते हैं जस्टिस के हिसाब से। उन्होंने जस्टिस के लिए जंजीरी आदल भी बनाया। ठीक है, ताकि जस्टिस दिया जाए। आगरा फोर्ट के अंदर बनाया था। 1611 में जहांगीर शादी करते हैं किससे? मिहार उन निसा से, जो विडो ऑफ शेर अफगान, शेर अफगान के विधवा बहू जो रहते हैं, जो उनके विधवा पत्नी, उनसे ये शादी करते हैं। ठीक है, बाद में ये अपना टाइटल भी लेते हैं नूरजहां। कौन? मिहार उन निसा को बाद में नूरजहां कहा जाता है। नूरजहां अपना पावर को, अपना इन्फ्लुएंस को बहुत सारे काम चाम चलाने के लिए वो यूज करते थे। ठीक है, मीन्स उसमें उनका इन्फ्लुएंस रहता था कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से नहीं करना है। पॉलिटिकल कंट्रोल भी उनके हाथ में रहता था। उनको बादशाह बेगम भी इसीलिए बनाया गया। जहांगीर बहुत सारे कॉइन्स ऐसे इशू किए थे जो कि नूरजहां के नाम पे था। वो अपना पत्नी से बहुत प्यार करते थे, नूरजहां के नाम पे कॉइन था या तो उनके नाम पे था, तो वो उस टाइम पे यही कॉइन इशू कर रहे थे। जहांगीर का अगर शादी किया देखा जाए तो उनका शादी मनमती, जगत गोसाई, जोधाबाई, ये सबसे भी हुआ है। 1608 में ये इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं। क्यों? कैप्टन विलियम हॉकिंस कौन है? ठीक है, अगर देखा जाए तो 1608 में उस टाइम पे ब्रिटेन के जो क्वीन है, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ, ब्रिटेन क्वीन एलिजाबेथ वहां पे चार्टर देते हैं। एक चार्टर मीन्स क्या है? ट्रेड करने के लिए राइट।
ट्रेड परमिशन, ठीक है, ट्रेड करने के लिए वो ब्रिटेन से भेजते हैं कि तुम इंडिया जाओ। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक कंपनी है जिनको चार्टर मिलता है, ठीक है, राइट, ट्रेडिंग के लिए उनको राइट मिलता है कि ठीक है तुम लोग अपना बिजनेस मार्केट वहां पे चलाओ, ट्रेडिंग करो। उनको रैंक 400 रैंक का, उस टाइम पे मनसबदार मीन्स वो रैंक रहता है, ठीक है, नोबिलिटी के, जो भी उनके मिनिस्टर्स हैं, जो भी उनके पद धारक हैं, उनको कुछ कुछ रैंक दिया जाता था, ठीक है, लेवल्स अलग अलग टाइप का, जैसे रहता है ना ग्रेड पे 2200 ग्रेड पे रहता है, 4600 ग्रेड पे रहता है, इस तरह के कुछ कुछ, ठीक है। 1615 में थॉमस रो भी आते हैं, किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड हैं वो, ठीक है, एम्बेसडर थे किंग जेम्स वन के। एंड वो आके वो लोग परमिशन मांगते हैं, जहांगीर तो बहुत रेजिस्ट करते हैं कि नहीं मैं इंडिया के अंदर नहीं दूंगा, बट फाइनली इतना वो लोग जीत करते हैं कि लास्ट में कहते हैं ठीक है चलो तुम लोग भी क्या याद रखोगे, तुम लोग ट्रेड कर लो। सूरत में अपना ट्रेडिंग पोर्ट इंग्लिश एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये कब का किसका टाइम पे होता है? औरंगजेब के टाइम पे, सॉरी जहांगीर के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिटिकल एक जीत है जहांगीर का, जब राणा अमर सिंह मेवाड़ के वो सबमिट करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं हार गया और तुम कब्जा कर लो। जहांगीर स्ट्रॉन्ग फोर्ट बनाते हैं कंगारा में, अहमदनगर, पार्ट ऑफ अहमदनगर को भी वो एनेक्स करते हैं। मलिक अंबर फाइनली जो टेरिटरी रहता है बालाघाट महाराष्ट्र का, वो भी मुगल को एम्पायर को दे देते हैं। इनके रीन में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे लड़ाई हुआ था। पहला तो उनका बेटा, जब उनका बेटा जो कि सिख गुरु उनको थोड़ा सा भटकाए थे, अर्जुन देव, ठीक है, अर्जुन देव उनको कहे थे ऐसा ऐसा करो, तो खुसराव इंस्पायर हुए थे। खुसराव कौन है? उनका बेटा है, ठीक है, खुसराव भी रिवोल्ट करते हैं, उनका बेटा ही रिवोल्ट करता है। देन अर्जुन देव मीन्स जो भटकाए हुए, जो कहते हैं उस टाइम के जहांगीर कहते हैं कि ये भटकाए थे अर्जुन देव सिख गुरु है, ठीक है। तो सिख गुरु को इसीलिए अपना उनका लड़का को भटकाने के लिए उनको डेथ का सजा दिया जाता है, ठीक है, डेथ उनको मार दिया जाता है। ड्यूरिंग इन लास्ट पीरियड में खुर्रम जिनको हम जानते हैं आज के नाम से शाहजहां के हिसाब से, खुर्रम सन ऑफ जहांगीर और महाबत खान, ये भी रिवोल्ट करते हैं उनके अगेंस्ट में, ठीक है। अपने बारे में तुजू की जहांगीरी जो कि पर्शियन में लिखा गया है, इसमें ये किताब में उनके बारे में मिलेगा, प्लस इनको बरी किया गया था लाहौर में, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ कुछ टॉपिक बचा हुआ है, शाहजहां बचा हुआ है, एंड देन वार ऑफ सक्सेशंस, औरंगजेब भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब जो भी थे ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप रिवाइज करिए। थैंक यू।